जी हां दोस्तों, तो फिर लौटकर बंगाल आए शाह। शुवेंदु की बड़ी धुक धुक की। दोस्तों, बिहार में जब मुख्यमंत्री के चयन का वक्त आया तब अमित शाह पर्यवेक्षक की भूमिका से दूर रहे। उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तब भी अमित शाह खुद को उन्होंने पर्यवेक्षक नहीं बनाया, उससे दूरी बना ली उन्होंने। लेकिन अब सवाल यह कि बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में क्यों ले ली? आखिर बंगाल को लेकर शाह की दिलचस्पी अचानक इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? तो क्या अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर शुवेंदु अधिकारी को बड़ा झटका देने वाले हैं या फिर कहानी कुछ और है? बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, अब तक लगभग सभी को यही लगता था कि ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। आखिर बंगाल की राजनीति में अमित शाह ने सबसे ज्यादा अगर किसी एक चेहरे को आगे बढ़ाया तो वो शुवेंदु अधिकारी ही थे। यह अलग बात कि जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, धीरे धीरे चुनाव का नैरेटिव बदलने लगा। शुवेंदु अधिकारी का चेहरा पीछे पीछे होता गया और पूरी चुनावी लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पे शिफ्ट होती चली गई। शुवेंदु अधिकारी वहीं तक सीमित नजर आए जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। राज्यव्यापी कैंपेन में भी उन्हें उतनी केंद्रीय भूमिका नहीं मिली जितनी शुरुआत में दिखाई दे रही थी। तो आखिर अमित शाह के खुद पर्यवेक्षक बनने के पीछे वजह क्या हो सकती है? तो क्या पार्टी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी के भीतर कोई नया समीकरण बन रहा है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी बीच जानकारी आ रही है कि बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने पार्टी के चाणक्य अमित शाह को सौंपी है, जो राजनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद बताई जा रही है। क्या वास्तव में ऐसा है या फिर बहुमत मिलने के बाद किसी की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है? वहीं जेपी नड्डा को असम के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी द्वारा जारी बयान के अनुसार बीजेपी संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों और नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे ताकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सके। दोस्तों, तो बीजेपी ने बंगाल के साथ साथ असम में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद चेहरों को मैदान में उतार दिया है। असम में जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि नायब सैनी को सह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। अब असम की बात करें तो वहां तस्वीर लगभग साफ है। वहां हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर ज्यादा सवाल नहीं दिख रहा है। हेमंता का चेहरा स्थापित है, संगठन उनके साथ है और चुनावी नतीजे भी उनके पक्ष में गए हैं। इसलिए वहां पर्यवेक्षकों की भूमिका ज्यादा औपचारिक और संगठनात्मक नजर नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, बंगाल की कहानी बिल्कुल अलग है और यहीं से राजनीति दिलचस्प हो जाती है। बंगाल में बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, बल्कि पहली बार सत्ता के दरवाजे तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और शायद यही वजह है कि यहां खुद अमित शाह को कमान संभालनी पड़ रही है। अब अमित शाह जैसे नेता हर राज्य में पर्यवेक्षक बनकर नहीं जाते। जब शाह खुद उतरते हैं तो इसका मतलब होता है कि मामला सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, पार्टी के अंदर बहुत सारे समीकरणों को एक साथ संभालने का है। अब सवाल है, ऐसा क्या है बंगाल में? दोस्तों, सबसे बड़ा नाम है शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने पहले ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनौती दी, फिर बंगाल में बीजेपी के सबसे आक्रामक चेहरे बनकर उभरे और अब मुख्यमंत्री पद की चर्चा में सबसे आगे हैं। फिलहाल नेता विपक्ष थे बंगाल में। लेकिन यही असल पेच है दोस्तों।
शुवेंदु आज बीजेपी का बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन पुराने भाजपाई नहीं है, वो टीएमसी से आए हैं। अब सोचिए उन कार्यकर्ताओं के बारे में जिन्होंने 10 से 15 साल बंगाल में बीजेपी का झंडा उठाया, लाठियां खाई, दरियां बिछाई, जब पार्टी के पास ना संगठन था, ना संसाधन थे, ना जीत की उम्मीद थी, जब कार्यकर्ता हिंसा झेल रहे थे, केस झेल रहे थे, घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। अगर आज सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा पद किसी ऐसे नेता को मिल जाए जो कुछ साल पहले तक विपक्षी दल में था, तो अंदर से सवाल उठना लाजमी है। और दोस्तों, बीजेपी इस दर्द को समझती भी है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। बिहार में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने के बाद पार्टी के अंदर यह चर्चा शुरू हुई थी कि जो लोग सालों से पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रहे थे, क्या उनके मुकाबले बाहर से आए नेताओं को ज्यादा तरजीह मिल रही है। असम में भी हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए थे और आज मुख्यमंत्री हैं। यानी बीजेपी का मॉडल साफ रहा है, जो जीत दिलाएगा उसे बड़ा पद मिलेगा। लेकिन बंगाल में मामला सिर्फ जीत का नहीं है, भावना का है, संगठन का भी है और कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान का भी है। अब अगर बीजेपी शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाती है तो एक तरफ जनता को संदेश जाएगा कि जीत दिलाने वाले चेहरे को इनाम मिला, लेकिन दूसरी तरफ पुराने कार्यकर्ताओं के बीच यह सवाल उठ सकता है कि संघर्ष हमारा और सत्ता किसी और को क्यों। और अगर बीजेपी शुवेंदु को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तब दूसरी समस्या खड़ी हो सकती है। फिर देश भर के नेता जो दूसरे दल से बीजेपी में आने की सोच रहे हैं, उनके बीच यह संदेश जा सकता है कि बीजेपी में आने के बाद शीर्ष पद की गारंटी नहीं है। यानी दोस्तों, बंगाल में बीजेपी जीत जरूर गई है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। चुनाव जीतना आसान था, पार्टी के भीतर सबको साथ लेकर सरकार चलाना ज्यादा मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि अमित शाह खुद मैदान में उतर गए, क्योंकि शाह सिर्फ सीटों को जीतने वाले नेता नहीं माने जाते हैं, शाह संकट संभालने वाले नेता माने जाते हैं। शाह पार्टी के अंदर कई धड़े हों, कई दावेदार हों, कई संदेश एक साथ मैनेज करने हों, तब बीजेपी का सबसे भरोसेमंद चेहरा सामने आता है और इस बार वो चेहरा अमित शाह है। तो दोस्तों, बंगाल में सिर्फ मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होना है, बंगाल में तो यह तय होना है कि बीजेपी संगठन की राजनीति को आगे रखेगी या जीत दिलाने वाले चेहरे को। और यही फैसला आने वाले दिनों में बंगाल बीजेपी की दिशा भी तय करेगा और शायद देश की राजनीति को नया संदेश भी देगा। तो दोस्तों, अगर पूरे बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो एक बात धीरे धीरे साफ होती दिख रही है, और वो कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। उनको आखिरी वक्त में बड़ा झटका लग सकता है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे कई राजनीतिक संकेत दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत खुद अमित शाह का बंगाल की कमान संभालना। अरे भाई, जब क्लियर है शुवेंदु अधिकारी हर मोर्चे पे रहे तो उनका बनना है, इसमें कोई संकोच नहीं है। कमान संभालने लेकिन शाह साहब आ रहे हैं। दोस्तों, अगर सब कुछ तय होता, अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पार्टी के अंदर कोई असमंजस नहीं होता, अगर शुवेंदु अधिकारी के नाम पर सबकी सहमति होती, तो क्या अमित शाह को खुद मैदान में उतरना पड़ता? शायद नहीं। अमित शाह तब सामने आते हैं जब पार्टी के अंदर मामला सिर्फ नाम का नहीं, संतुलन का हो जाता है। अब दूसरी बात समझिए, बंगाल में बीजेपी को यहां तक पहुंचने में सिर्फ एक नेता की भूमिका नहीं रही है, हजारों कार्यकर्ता, जिला स्तर के नेता, पुराने संगठन के चेहरे, जिन्होंने उस दौर में पार्टी को जिंदा रखा जब बंगाल में बीजेपी का नाम लेने से लोग बचते थे। कई कार्यकर्ताओं ने हिंसा झेली, केस झेले, घर छोड़े, परिवार ने मुश्किलें देखी। अब अगर सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा पद सीधे सीधे एक ऐसे नेता को मिल जाए जो कुछ साल पहले तक टीएमसी में था, तो पार्टी के अंदर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। और दोस्तों, खबरें भले खुलकर सामने ना आ रही हों, लेकिन राजनीति में सन्नाटा भी बहुत कुछ कहता है। बंगाल बीजेपी के कई पुराने चेहरों की चुप्पी, दिल्ली से लगातार हो रही बैठकों का दौर और आखिरी फैसले के लिए अमित शाह का खुद सक्रिय होना, यह सब इशारा कर रहा है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। अब जरा बीजेपी की राजनीति को समझिए। पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से कहती रही है, मेहनत करो, संगठन के लिए लड़ो, एक दिन पार्टी तुम्हें आगे बढ़ाएगी।
अगर ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर किसी दूसरे दल से आए चेहरे को मिल जाए, सम्राट चौधरी की तरह, तो नीचे तक गलत संदेश जा सकता है। कार्यकर्ता सोच सकता है संघर्ष हमारा, इनाम किसी और को। और यही वजह है कि दिल्ली शायद बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहता है, क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, 2029 की राजनीति का सबसे बड़ा मैदान भी है। यहां एक गलत संदेश गया तो संगठन के भीतर नाराजगी पैदा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होगा। आखिर उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी है, बड़ा जनाधार बनाया है और बीजेपी को आक्रामक धार दिए, इसलिए पार्टी उन्हें पूरी तरह साइडलाइन भी नहीं कर सकती है। यानी दोस्तों, स्थिति बेहद दिलचस्प है। शुवेंदु अधिकारी अभी रेस में जरूर है, सबसे आगे भी दिख रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना अभी तय नहीं है। आखिरी मोड़ पर तस्वीर भी बदल सकती है, कोई समझौता फॉर्मूला आ सकता है, कोई दूसरा चेहरा सामने आ सकता है। बीजेपी तो पर्ची वाला सीएम आता है, या संगठन और जनाधार के बीच कोई नया संतुलन निकाला जा सकता है, कुछ भी संभव है। और इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि बंगाल में सरकार तो बीजेपी की बनती दिख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब अभी भी पूरी तरह तय नहीं है। और राजनीति के इस खेल में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लग सकता है तो वो नाम है शुवेंदु अधिकारी। अब क्या झटका खाएंगे शुवेंदु अधिकारी? क्या बीजेपी चौंकाएगी? क्या बीजेपी एक तीर दो निशान, सब कुछ ठीक रहते हुए सरकार बना पाएगी? अमित शाह का मैदान में उतरना बहुत कुछ बता रहा है। खैर बहरहाल मैदान में बंगाल में फिर आ गए शाह साहब। अब कैसे धुकधुकी शुवेंदु अधिकारी की दूर होगी, कैसे बीजेपी कंट्रोल करेगी, देखना दिलचस्प होगा, नजरें बनी रहेगी। बहरहाल खबर पे आपकी राय, बंगाल का भाजपा का अगला चेहरा कौन, आपकी राय?